Hello dear students, I welcome you to the lecture. कंप्लीट इकोनॉमिक सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम हमारी इस इकोनॉमिक सीरीज का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बनेगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आपको फीचर्स लिखना पड़ेगा या किसी अदर तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यू हैव टू राइट अबाउट दिस फीचर्स. ठीक है, या फिर इन फीचर्स में जब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो फैक्ट्स पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछता है. ठीक है, सो द टॉपिक फॉर द डे इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के वैसे कई फीचर्स हैं लेकिन ब्रॉडली आप 4 फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं. फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी is market oriented economy and it is progressive economy. हम इन सारे ही पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. क्यों ऐसा? देखो, इकोनॉमिक्स में आइदर इकोनॉमी इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड. डेवलपिंग करके कोई इकोनॉमी होती ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर इज आइदर डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. बट जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और नियर फ्यूचर में डेवलप्ड बनने वाली है, वैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को पॉजिटिव कोनोटेशन में, पॉजिटिव सेंस में हम डेवलपिंग बोल देते हैं सो एज टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अदर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप इकोनॉमी में देखोगे तो 2 ही कैटेगरी होता है, डेवलप्ड का एंड अंडर डेवलप्ड का. ठीक है, सो इंडिया वैसे तो अंडर डेवलप्ड वाली कैटेगरी में है लेकिन क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया नियर फ्यूचर में लाइक 2047 तक हमने जो एस्टिमेट कर रखा है कि वी विल टर्न इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी. सो क्योंकि हम नियर फ्यूचर में डेवलप्ड बनने वाले हैं तो हमें डेवलपिंग कहा जाता है एक पॉजिटिव सेंस में. ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी को आप डेवलपिंग इकोनॉमी भी बोल सकते हैं एक पॉजिटिव कोनोटेशन में, लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में आइदर इकोनॉमी इज डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड. अब जो मैं यहाँ पॉइंट लिखा हूं इसको जस्टिफाई करूंगा, वो जस्टिफिकेशन आपको आपके आंसर में लिखना होगा. व्हेनेवर यू से दैट इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, यू हैव टू जस्टिफाई. वो अब हम बात करेंगे. सिमिलरली हम बात करेंगे हाउ इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी. यू हैव टू जस्टिफाई. और ये जो जस्टिफिकेशन में मैं आपको पॉइंट्स देने वाला हूं, बिलीव मी दोस पॉइंट्स आर सो इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन चारों ही पॉइंट को, दैट इज इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, ये जो चारों पॉइंट है इसको जस्टिफाई करते हैं. ठीक है, शुरुआत करते हैं Indian economy is underdeveloped economy. So the very first point, that is Indian economy is underdeveloped economy. तो उसको justify करने के लिए हमारे पास यहाँ पर some of the points है, right? Like for example, low standard of living. Because we have low standard of living in India, hence we can say that Indian economy is underdeveloped economy. अगर developed economy होगी तो वहाँ standard of living भी improve होगा. ठीक है? We have scarcity of resource. We have high poverty. We have inequality here in India. हाई रीजनल इनइक्वालिटीज है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो लेवल ऑफ वेलबींगनेस है. राइट, सो हम इन सारे चीजों को देखेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हाउ कैन वी से दैट इंडिया हैज अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? देखो, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों है? बिकॉज इंडिया में लो पर कैपिटा इनकम है. पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यू गेट द पर कैपिटा इनकम. अब पर कैपिटा इनकम करंट में इंडिया का है 2,12,000 का इंडियन रुपीस. पर कैपिटा इनकम है इंडियन रुपी में 2,12,000 करंट में. ठीक है, अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें, मार्केट एक्सचेंज रेट इस समय है 83 रुपीस का, तो $1 इज इक्वल टू 83 रुपीस के इस पर्टिकुलर मतलब करंट एक्सचेंज रेट, ये जो मार्केट एक्सचेंज रेट है 83 रुपीस का, इसके अकॉर्डिंगली अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग 2,500 होता है, 2,400 समथिंग, या हम 2,500 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं. सो मार्केट एक्सचेंज रेट में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है डॉलर में? 2,500. और अगर इसी को आप पीपीपी, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें है इंडिया, $1 इज इक्वल टू 22 रुपीस करंट में.
हम फ्यूचर में पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है, पीपीपी क्या है। अभी फिलहाल के लिए समझिए एक्सचेंज रेट दो तरीके से होता है, एक मार्केट एक्सचेंज रेट है, एक होता है पीपीपी मॉडल पर। पीपीपी मॉडल बेसिकली बताता है कि डोमेस्टिक मार्केट में आपकी डोमेस्टिक करेंसी की क्या पोटेंशियल है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है। सो इस समय $1 ₹22 के बराबर है। मतलब अमेरिका में $1 जितना परचेस कर सकता है उतना इंडिया में ₹22 से परचेस किया जा सकता है, 22 रुपीज से। तो पीपीपी मॉडल के अकॉर्डिंगली $1 इज इक्वल टू 22 रुपीज, और इसके एक्सचेंज रेट के बेसिस पे अगर 2,12,000 को आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 10,123 रुपया होता है। याद रखिएगा पीपीपी मॉडल के बेसिस पे आपको रियल सिचुएशन समझ में आता है कि डोमेस्टिक मार्केट में आपकी डोमेस्टिक करेंसी की क्या पोटेंशियल है और लोगों की क्या परचेजिंग पावर होगी, ये भी आपको यहां से पता चलता है, ठीक है। सो अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करिए दूसरे कंट्रीज के साथ में, लाइक फॉर एग्जांपल कतर में वहां पर पीपीपी क्या है, वहां पर आई मीन ये पर कैपिटा इनकम है 1,10,000 का, $1,10,000 पर पर्सन का ये पीपीपी पड़ता है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यूएसए में $78,000 का है, इंडिया का कितना है $10,000। लो पर कैपिटा इनकम शोज दैट देयर इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे आपकी कंट्री डेवलप होगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स हमने पास्ट कई इयर्स में अपने ये पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया है, हमारा बढ़ते जा रहा है पर कैपिटा इनकम, लेकिन स्टिल करंट टाइम पर वी आर वेरी लो कंपेयर टू दी अदर एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो लो पर कैपिटा इनकम shows that we have low standard of living, and low standard of living means that we are underdeveloped economy. सेकेंड इज स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। यहाँ कैपिटल का मतलब होता है मशीन, फैक्ट्रीज। हमारे इंडिया में मशीन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री ये सब का शॉर्टेज है इस समय इन कंपैरिजन टू लेबर फोर्स, इन कंपैरिजन टू अवेलेबल रिसोर्सेज। ये शो करता है कि आपके यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। इसीलिए आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, राइट। यहां पर मैन पावर दैट इज लेबर फोर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट आई मीन लेबर फोर्स है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट कैपिटल की शॉर्टेज है, इंडस्ट्रीज की शॉर्टेज है, मशीन फैक्ट्रीज की शॉर्टेज है। तो उसको फुलफिल जैसे किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट के कई प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल आपने ये दो पॉइंट देखा, बिकॉज we have low standard of living, because there is a scarcity of resource, we can say that the Indian economy is underdeveloped economy. आपके एग्जाम में ये वाला चीज पूछेगा, प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, और मेंस में कोट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय पर कैपिटा इनकम क्या है, 2,12,000 है, जिसको आप मार्केट एक्सचेंज रेट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2500 के करीब में होता है, और 10,123 रुपया होता है पीपीपी मॉडल के बेसिस पे, पीपीपी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, इन इंडिया वी हैव हाई पॉवर्टी। देखो राइट नाउ अगर आप देखोगे गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंगली भी 4.5 to 5% ऑफ द पीपल आर पुअर। 5% ऑफ द पीपल आर पुअर मतलब लगभग 7-8 करोड़ लोग है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पुअर है गवर्नमेंट के हिसाब से। इसका मतलब उन लोगों के बहुत बहुत बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो 4 to 5% या 4.5 to 5% ऑफ द पीपल आर पुअर, मतलब एक्चुअल में दिस इज अ वेरी बिग नंबर। और अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अबाउट 11.28% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर पुअर। सो दिस शोज दैट देयर इज अ हाई पॉवर्टी इन इंडिया, एंड हाई पॉवर्टी इन इंडिया मींस दैट इंडिया इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इनइक्वालिटी। इंडिया में वी हैव हाई इनइक्वालिटी। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे कजनेट हाइपोथेसिस को। देखिए साइमन कजनेट ने ये कजनेट हाइपोथेसिस दिया था, इसके अकॉर्डिंगली होता क्या है, इन्होंने एक कर्व बनाया रियल जीडीपी एंड इनइक्वालिटी का। इनके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। एक स्टेज पे जाने के बाद में अब जीडीपी बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी कम होना शुरू होगा, बट इनिशियल स्टेज ऑफ राइज ऑफ जीडीपी इनइक्वालिटी देश में बढ़ेगा, फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा उसके बाद इनइक्वालिटी कम होते जाएगा।
अब ऐसा क्यों? बिकॉज इस स्टेज पर जब जीडीपी के बढ़ने के साथ इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, इस स्टेज पर होता क्या? देखो, एक्चुअल में इंडिया इसी स्टेज पे है, इसीलिए हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन इनइक्वालिटी भी एट द सेम टाइम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया इस स्टेज पर भी फिलहाल एग्जिस्ट कर रहा है। यहां होता क्या है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेज पे जब उसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसका ज्यादातर एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब पे होता है, एंड लेस expenditure they do on the developmental activities. More and more expenditure on security and less on developmental activities. इसलिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काम हो रहा है, डेवलपमेंटल हो रहा नहीं है, तो इनइक्वालिटी को उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा मेजर स्टेप्स लिए नहीं जाते हैं। अब होता क्या है कि आपका सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर एक पॉइंट पर जाके कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब जीडीपी बढ़ते रहेगी, अब गवर्नमेंट इस स्टेज पर जब आती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां पर उसका ज्यादातर एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने की वजह से अब लोगों के इनकम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारा डेवलपमेंटल काम चलाना शुरू कर देती है, तो लोगों का अब जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हर किसी का इनकम लेवल अगर बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होती है। ठीक है, ये स्टेज में गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करती है, और इसी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो बेनिफिट्स है उसका वो टिकल डाउन होता है नीचे, एंड लोअर लेवल ऑफ जो स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका भी इनकम थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, एंड दिस विल लीड टू रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी। तो टिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पर विजिबल होता है। ये कहा था साइमन कज़नेट ने, तो उनका ये जो कज़नेट हाइपोथेसिस है, इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग फेज में है, इंडिया की इकोनॉमी जस्ट बढ़ ही रही है, इनइक्वालिटी होना बहुत लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट इज मेजरली डूइंग एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर कंपैरेटिवली थोड़ा कम खर्चा होता है, तो दिस इज द जस्टिफिकेशन जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इंडिया में हमारे पास बहुत इनइक्वालिटी है। हम बाद में इनइक्वालिटी करके एक सेपरेट टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया था उसमें बताया था इनइक्वालिटी भी एक टॉपिक है दैट वी विल बी डूइंग, तो हम वहां पर होलिस्टिक मैनर में इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जस्टिफाई करने के लिए ये पता चल गया कि दिस इज द रीजन दैट वी हैव इनइक्वालिटी, एंड बिकॉज देयर इज इनइक्वालिटी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं रीजनल इनइक्वालिटी। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाई रीजनल इनइक्वालिटी। सी वी ऑल नो दैट अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी बहुत है, अर्बन एरिया में जहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वहीं पर लो रूरल एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर है। तो ये जो अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी है, प्लस इंडिया में नॉर्थ एंड साउथ डिस्पैरिटी भी है, नॉर्थ में जहां पर हमारा बैकवर्डनेस ज्यादा है, साउथ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कंपैरेटिवली वेल बीइंगनेस काफी अच्छा है। ठीक है, सो ये जो डिस्पैरिटी है ये शो करता है कि रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी है मींस कि आपकी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि याद रखिएगा रीजनल डिस्पैरिटी ये ज्यादातर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी में इसकी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। सो इट इज मोर इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड लेस इन डेवलप्ड इकोनॉमी, और क्योंकि इंडिया में ये डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, सो इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया में हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। तो अब ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरी है, एक है माल्थूसियन थ्योरी, जो अभी फिलहाल तो इसे फेल माना जाता है क्योंकि ये माल्थूसियन थ्योरी वैलिड रह नहीं पाया, इसने जो कहा था वो सीधा सीधा फॉल्स हो गया है, वो सीधा सीधा गलत हो गया है। और दूसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो पहले देखते हैं माल्थूसियन थ्योरी है क्या। माल्थूसियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अकॉर्डिंगली होगा, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी देश की, और जो फूड प्रोडक्शन होगा उस देश में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस हमेशा एक कंट्री में फूड शॉर्टेज एग्जिस्ट करेगा और वहां पर हंगर हमेशा बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन और अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो माल्थूसियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माल्थूसियन थ्योरी सेज। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली, एंड जो फूड प्रोडक्शन का राइज होगा वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमेशा एक देश में फूड का शॉर्टेज रहेगा और हंगर रहेगी, हंगर वहां पर प्रिवेल करेगा और इंक्रीज होते रहेगा। और अगर आप इन चीजों को ओवरकम करना चाहते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली मेजर, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कांट डू एनीथिंग। नाउ यानी आप देख रहे हो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इसका फोकस है। ये बहुत ही पेसिमिस्ट थ्योरी है। क्यों? बिकॉज इस थ्योरी ने पॉपुलेशन के पोटेंशियल को इग्नोर कर दिया, राइट। इसने पॉपुलेशन के पोटेंशियल को इग्नोर किया है। इसने फूड प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के यूज को और उसके हेल्प से फूड प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाने का जो पोटेंशियल टेक्नोलॉजी में होता है इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से व्हीट प्रोडक्शन कितना राइज कर दिया इंडिया में, राइस प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, ठीक है। सो वो चीजों को माल्थूसियन थ्योरी इग्नोर करता है। और इनफैक्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारे देशों में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी ये थ्योरी रियलिटी में कभी, मतलब होता है ना, रियलिटी में कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, वो फेल हो गया। ये थ्योरी के ठीक उलट ग्राउंड रियलिटी रही है। इसलिए हम कहते हैं कि माल्थूसियन थ्योरी एक फेल्ड थ्योरी है। अब इसके जगह पे दूसरा एक थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये दिया था नोटेस्टियन एंड थॉमसन। ये दोनों लोगों ने मिलकर एक थ्योरी बनाया, दैट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन ग्रोथ का 3 स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। लेकिन इस थ्योरी का कुछ मॉडर्न वर्जन भी है, यानी मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली सेम थ्योरी है, थ्योरी सेम है, बस सिर्फ उसमें स्टेज बढ़ा दिया गया है। 5 स्टेज है। स्टेज 1 और पहले का जो 1 और 2 था उसके बीच में अब ये सेकंड आ गया है। तो जो पुराना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली 3 स्टेज है और जो मॉडर्न डेमोग्राफिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली 5 स्टेज है। अब ये क्या स्टेज है और कैसे ये थ्योरी फंक्शन करता है वो देखिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक स्टेज का कॉलम है, दूसरा है बर्थ रेट, वी हैव डेथ रेट एंड देन पॉपुलेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट किसी भी देश में बहुत ज्यादा होगा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होगा, हेंस ओवरऑल पॉपुलेशन कम रहेगी, ठीक है। देन फिर उसके बाद में क्या होगा, हम मॉडर्न के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, सो दैट वी विल टॉक अबाउट दीज इंटरमीडिएट स्टेज के बारे में भी हम बात कर पाए। फिर क्या होगा, बर्थ रेट तो हाई ही रहेगा, लेकिन क्योंकि साइंस में एडवांसमेंट होगा, मेडिसिन की दुनिया में नए नए डिस्कवरीज होंगे, नए नए इन्वेंशंस होगा, हेंस डेथ रेट को कम किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो डेथ रेट विल स्टार्ट टू कम डाउन एंड हेंस ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि बर्थ रेट वैसे ही चल रहा है, हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट अब कम हो गया तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना भाई, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बर्थ रेट अभी भी हाई है, डेथ रेट को लो कर दिया जाता है और ये स्टेज है जब पॉपुलेशन सबसे हाई होगा, जिसको आप बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अब क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, बहुत पॉपुलेशन हो गया है, नाउ गवर्नमेंट एंड एवरीवन सोसाइटी विल फोकस ऑन कंट्रोलिंग दी बर्थ। इससे पहले बर्थ को कंट्रोल क्यों नहीं करने का सोच रहा था, क्योंकि मॉरल एंड एथिकल इश्यू है कि आप कैसे बर्थ कंट्रोल करोगे एंड ऑल दोस थिंग। सो मेन फोकस और द ओवरऑल फोकस वाज ऑन द कंट्रोल ऑफ डेथ। तो एक स्टेज पर जाके पॉपुलेशन बहुत हाई हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब फोकस होता है बर्थ रेट को कम करना शुरू किया जाएगा, ठीक है। सो जो मैरिज एज है उसको बढ़ा दिया जाएगा,
है ना, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, इन सारे चीजों को प्रमोट किया जाएगा। हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक के इस आइडिया को प्रमोट किया जाएगा। तो बर्थ रेट को कम किया जाना शुरू कर दिया जाता है, और डेथ रेट तो पहले से ही कम है, तो पॉपुलेशन अब कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक स्टेज पर सोसाइटी की साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है। अब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, कम फैमिली होना चाहता है, इस तरीके का एक माइंडसेट भी डेवलप हो जाएगा। हेंस पॉपुलेशन बर्थ रेट लो हो जाती है, डेथ रेट तो पहले से ही लो है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन लो होगा। तो ये जो स्टेज है दैट इज मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंगली, देखो सेम थ्योरी है, बस सिर्फ स्टेज को बढ़ा दिया गया इन मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी। ठीक है, सो मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो ये थर्ड स्टेज है, इसमें पॉपुलेशन सबसे हाई होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इंडिया कौन से स्टेज में है? इंडिया में देखो अभी पॉपुलेशन कंट्रोल की हम बात करते हैं, बर्थ रेट कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, तो हम बेसिकली फोर्थ स्टेज में हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी। So India is at the fourth stage according to modern population theory. इंडिया में पॉपुलेशन कम करने की, ये बर्थ रेट को कंट्रोल करने का काम चल रहा है, डेथ रेट वैसे भी काफी कम है, एंड हेंस पॉपुलेशन अब कम होनी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी हमने देखा कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन, वो अभी फिलहाल हाई ही है। देखो हाई बर्थ रेट है, अभी भी इंडिया में जो पॉपुलेशन का रेट है वो हाई है, हाई ग्रोथ रेट है, बट वो इस स्टेज पे है जहां अब हम कम होने के फेज में जा रहे हैं, बट स्टिल वी हैव अ हाई ग्रोथ रेट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फिफ्थ स्टेज पे है, हम अभी फोर्थ स्टेज पे है। तो ये शो कर रहा है कि इंडिया इज द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो नाउ प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में अक्सर प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हमारे पास तीन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये तीनों ही सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर आप 1947 में देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर 18% एंड सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22% था। अगर आप प्रेजेंट 2020s में देखेंगे तो इट इज 16%, 22% एंड 28% एंड 56%। ठीक है, नाउ भले ही शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कम हुआ है, नो डाउट 60 से 16 पे हम आ गए हैं, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी कम हुआ है, लेकिन आपको पता है एक डेवलप्ड कंट्री में इसका शेयर सिर्फ 1 to 3% के करीब ही होता है। इसका मतलब जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम, दैट इज 1 to 3% पे रह जाता है। लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रीडोमिनेंस होगा, जैसे कि आपको इंडिया में यहाँ पर भी दिख रहा है। दो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर बहुत ग्रोथ किया है, लेकिन स्टिल व्हेन यू कंपेयर इट विद द डेवलप्ड कंट्री तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल जीडीपी में अभी भी शेयर बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना, लेकिन एट द सेम टाइम टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर के शेयर को कम भी करना है। और वो कम कैसे होगा? प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ये कम कैसे होगा? ये कम होता है अदर सेक्टर को, दैट इज इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, उसमें बहुत बूम लेके आना है, उसको बहुत आगे लेकर जाना है। उसका शेयर अगर जितना बढ़ेगा, उसका अमाउंट जितना बढ़ेगा, उस हिसाब से इसका शेयर कम होगा। तो ये हमारा फिलहाल टारगेट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना है, बट एट द सेम टाइम टोटल शेयर इन द जीडीपी हमें कम करना है। ठीक है, आज के टाइम पर एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है वो है 3% का, वैसे टारगेट है 4%। ठीक है, 4% का टारगेट है। इसका मतलब करंट में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हमें और इंक्रीज ही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम सर्विस एंड इंडस्ट्री, ये जो दो सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, उसमें भी हमें ग्रोथ लाना है, सो दैट ओवरऑल शेयर इन द जीडीपी कम हो जाए एंड इट विल इक्वेट टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्रीब्यूशन या इन द ओवरऑल शेयर ऑफ जीडीपी तो आपको दिखा। दूसरा है यही सेक्टर्स लोग, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर 1947 में इन लोग कितने लोगों को या कितना परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे थे? तो अबाउट 75% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में था 1947 में, 12% इंडस्ट्री में एंड 13% सर्विस सेक्टर में। नाउ अब 2020s में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 45% लोग स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर में है, 25% इंडस्ट्री में एंड 30% एम्प्लॉयमेंट हमें दिखेगा सर्विस सेक्टर में। ठीक है, एक डेवलप्ड कंट्रीज में, किसी डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बस सिर्फ 3 से 5% ही होता है। 3 to 5% ऑफ द पीपल आर इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर बट दे डू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयमेंट यहां पर बहुत ज्यादा है, ये शो कर रहा है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो स्ट्रक्चरल आपको चेंज तो दिखेगा कि इस पे से पॉपुलेशन आई मीन जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर कम हो रहा है और इन दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन जिस पेस से बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहा है। जितना इसका शेयर इन जीडीपी बढ़ा है उस कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी तो इसका है नहीं, ये नहीं बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट ये इतना दे नहीं पा रहा है। देखो स्ट्रक्चरल चेंज प्रोग्रेसिव तो है इंडिया में, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जो इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर है इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडिया में ग्रोथ तो है, ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर राइज कर रही है, वो सर्विस सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ तो है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है? बिकॉज ज्यादा ग्रोथ आपको सिर्फ सर्विस सेक्टर में दिख रहा है। याद रखिएगा सर्विस सेक्टर के पास पोटेंशियल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का तो है, लेकिन उसके पास जॉब क्रिएशन का उतना पोटेंशियल नहीं होता है। अगर आपको चाहिए कि जॉब उतना पोटेंशियल के साथ, मतलब जॉब अच्छे तरीके से क्रिएट हो एक रिक्वायर्ड नंबर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ज्यादा बूस्ट होगा तो ये इकोनॉमी में भी इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में, प्लस एट द सेम टाइम ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएगी। बट करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है जॉबलेस। क्यों? बिकॉज सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर अगर आपको दिखेगा तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में है। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपको क्लियरली विजिबल है एंड हेंस इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को जस्टिफाई करता है लो लेवल ऑफ वेलबींग, दैट इज लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कैसे पता चलता है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया आउट ऑफ 193 कंट्रीज, इंडिया का रैंक है 134। देन दिस वन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 125 इंडिया का रैंक है 111। देन अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें आउट ऑफ 143 इंडिया का रैंक है 126। देखो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन कई रेस किए जाते हैं, बायसनेस का क्वेश्चन है ना, डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन है, वो सब तो है, लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन रेस करो तो आप रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, लेकिन टिल द टाइम जब तक हम वैसे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहे तब तक आपको इन्हीं डाटा के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, बिकॉज ये गिवन डाटा है बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो ये डाटा के अकॉर्डिंगली तो एटलीस्ट यही पता चल रहा है ना कि इंडिया में लेवल ऑफ वेलबींग कम है। तो अगर वेलबींग कम है तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो जो फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पहला पॉइंट है दैट इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, उसको हमने इन पॉइंट्स के साथ जस्टिफाई किया है। अगर आपको कहीं पर भी ये लिखना पड़ेगा तो याद रखिएगा आपको इन पॉइंट्स को मेंशन करना है, प्लस जो हमने जस्टिफिकेशन को यहाँ डिस्कस किया है वो डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हम देखेंगे हाउ इंडियन इकोनॉमी इज मार्केट ओरिएंटेड एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। ठीक, नाउ द सेकंड पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी चार तरीके की हो सकती है, आइदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब इन सारी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का प्रीडोमिनेंस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो प्राइवेट सेक्टर 80% है, पब्लिक सेक्टर 20% एग्जिस्ट कर रहा है।
तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, दिस इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 80% पब्लिक सेक्टर है, 20% प्राइवेट सेक्टर है। वेरएज मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। मतलब इमेजिन करें ये भी 50% और ये भी 50% है, ठीक है। मतलब दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, किसी एक सेक्टर का प्रीडोमिनेंस नहीं है। वेरएज जो फोर्थ टाइप ऑफ इकोनॉमी है दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये बेसिकली देखो, ये तो सबसे पहली बात तो इतना याद रखिए, ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म मानते हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें एटलीस्ट 20% तो एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ कुछ भी प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंटायर थिंग इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। अब रियलिटी में ऐसी कोई इकोनॉमी होती नहीं है, तो इसीलिए कम्युनिस्ट इकोनॉमी बस सिर्फ एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत ही आइडियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी माना जाता है बाय कार्ल मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर क्लास नहीं है, इट इज क्लासलेस सोसाइटी, इट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो यहाँ जस्टिस सबके साथ होता है। Hence, this is the best form of economy according to Karl Marx. But remember, in reality, ऐसी कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। चाइना, रशिया वशिया किसी की भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी जैसा कॉन्सेप्ट है। इन रियलिटी इकोनॉमी आइदर कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं बट प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। सोशलिस्ट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट का रेगुलेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम से कम होता है, लेजर फेयर के प्रिंसिपल्स पे इन लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। फ्रीडम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, रिजिड कंट्रोल है, वेरएज मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट कंट्रोल है, राइट। बहुत ज्यादा लाइसेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव जगह पे लाइसेंस होगा, सिलेक्टिव जगह पे आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा, गवर्नमेंट का सेंसरशिप होगा, राइट। सो मॉडरेट एंड सिलेक्टिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिसोर्स एलोकेशन के हिसाब से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्स का इंटायर एलोकेशन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, whereas सोशलिस्ट इकोनॉमी में इट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया कि इस बार हमें ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा फंड एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ करना है, तो भले कहीं पर भी डिमांड कुछ भी होगा, इन लोग ज्यादातर फंड एग्रीकल्चर में ही लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट के प्लानिंग के अकॉर्डिंगली रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है। वेरएज मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट के अकॉर्डिंगली प्लस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों ही है। तो यानी आप जब सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, इंडिया में जहां पर डिमांड ज्यादा होगा, बैंक लोग चाहेंगे कि हम उस सेक्टर में ही लोन ज्यादा देंगे, वहां पर लोन का डिमांड है, वहां पर लोन इन लोग देते हैं डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कुछ कोटा सिस्टम भी लगा देती है। हम फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। कोटा सिस्टम है, रैशनल लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा सा फंड आपको एग्रीकल्चर में डालना ही पड़ेगा, वीकर सेक्शन के लिए डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली भी काम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है रिसोर्स एलोकेशन को लेकर। यहाँ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये सब जगह मोटिव क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में के फंक्शन का पूरा मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है, वेरएज सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट मेकिंग, सोशल वेलफेयर दोनों है, प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। मतलब पब्लिक सेक्टर की जो भी एंटरप्राइज है। देन उसके बाद में वी हैव इन लोगों का एडवांटेज क्या है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एडवांटेज है यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट के लिए आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करना पड़ता है, एफिशिएंसी के ऊपर बहुत काम होता है और एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। वेरे सोशलिस्ट इकोनॉमी का एडवांटेज है यहाँ पर सोशल जस्टिस प्रॉमिस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, इनइक्वालिटी कम होगी, राइट। और मिक्स्ड इकोनॉमी का फोकस क्या होता है, ये दोनों ही चीजों के ऊपर होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी इंक्रीज के ऊपर फोकस करेगा और पब्लिक सेक्टर सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करता है, ठीक।
इन लोगों का डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल जस्टिस नहीं है, दिस इज द डिसएडवांटेज। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, दिस इज द डिसएडवांटेज। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों के ही साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर सोशल जस्टिस का नहीं सोच रहा है, दिस इज द कॉम्प्रोमाइज। एंड पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहा है, दिस इज द कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में ये सारे ही फीचर एग्जिस्ट करते हैं। सो सेकंड पॉइंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, वो हमने देखा। थर्ड, इंडियन इकोनॉमी इज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। देखो 1991 में हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, उसी के साथ क्लियर हो गया कि हम मार्केट ओरिएंटेड है। सो इसको ज्यादा और क्लैरिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इंडियन इकोनॉमी इज द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। देखो ये डाटा के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेसिव क्यों है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखोगे तो वो मोर देन 7% का, जैसे अभी ये अप्रोक्सीमेटली 8% के करीब करीब चल रहा है, लेकिन लंबे टाइम से मोर देन 7% पे ही चल रहा है। ठीक है, सो इंडिया का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मोर देन 7% का है, वेर एज वर्ल्ड वाइड अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो वो है 3.5। वर्ल्ड का ग्रोथ रेट 3.5, इंडिया का ग्रोथ रेट सीधा डबल 7 के करीब में है, या 7 से ऊपर ही है इनफैक्ट। तो ये शो कर रहा है ना कि इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। देन अगर आप इंडिया का शेयर वर्ल्ड के जीडीपी में देखोगे, वर्ल्ड के जीडीपी में इंडिया का शेयर क्या है? इन द ईयर 1991 इट वाज 2.5%, 2018 तक आते आते 7.6% हो गया, 2023 में 10% के करीब में है। प्रोग्रेस हो रहा है ना। वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का शेयर बढ़ते जा रहा है, दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, है कि नहीं? देन इंडिया का शेयर वर्ल्ड के ट्रेड में 1991 में 0.5% था, 2018 में 2.5%, 2023 में 4.6%। अगेन दिस शोज कि इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बिकॉज वर्ल्ड के ट्रेड में इंडिया का शेयर बढ़ रहा है कि नहीं? देन इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पर, इंडियन इकोनॉमी पीपीपी मॉडल के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड मार्केट एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली दैट इज नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंगली इंडियन इकोनॉमी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज द प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चारों पॉइंट का हमने जस्टिफिकेशन देख लिया है। ये जो पॉइंट्स है इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंफॉर्मेशन कवर किए गए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा, इसे एक बार गो थ्रू करिए और इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ठीक है जी, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।